हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अधोस आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आपको पता है यहाँ पर हम लोगों का क्या साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये क्लास जो आपका 5वां क्लास है। ठीक, इससे पहले हमारा 4 क्लास हो चुका है। अगर आप उन क्लास को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। ठीक, तो उसमें हर क्लास में हमने 15-15 क्वेश्चन क्या आपको 15 क्वेश्चन लेकर पूरा डिस्कशन किया हूँ कि वह क्वेश्चन आपका कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर शेयर ना किए हो तो शेयर कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तभी आप लाइक करना। लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक, शेयर के लिए बोल सकता हूँ, सब्सक्राइब के लिए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे। ठीक, तो आइए, यह जो आपका सेशन होगा यह 5वां सेशन है। ठीक, 5वां सेशन। अब हम 5वें सेशन को बात कर रहे हैं तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब कह रहा है कि जो आपका ध्वनि होता है वह कहाँ से उत्पन्न होती है। पहला कह रहा है किसी पिंड में दोलन होने पर। क्या कह रहा है, किसी पिंड में दोलन होने पर। और दूसरा कह रहा है लोगों से बात करने पर। और तीसरा कह रहा है किसी वस्तु की गतिशील होने पर, किसी वस्तु की गतिशील होने पर। और चौथा कह रहा है वस्तुओं में कंपन होने पर। तो देखिए आपका जो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस पर डिपेंड करता है ये मैं आपको बता दूं। जब भी आपका ध्वनि उत्पन्न होगा कहीं पर भी, अगर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो ये समझिए कि उस वस्तु में कंपन हुआ। क्या कंपन हुआ, कहने का मतलब कि जब मान लीजिए कि रस्सी ले लीजिए, रस्सी आप यहाँ पर पकड़ रखे हैं। अगर इस रस्सी को क्या आप थोड़ा सा या यहाँ पर देखिए पकड़ेंगे, दोनों तरफ से मान लीजिए कि बद्ध हो। क्या यह दोनों तरफ से रस्सी क्या हो, बद्ध हो। अगर आप बीच में इसी रस्सी को पकड़कर खींचकर फिर छोड़े तो क्या होगा, इसमें आप देखिएगा थोड़ा आवाज सुनाई देगा। और यह आवाज किस लिए सुनाई दिया, क्योंकि जब आप इस रस्सी को खींचकर छोड़े तो इसमें कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या ध्वनि उत्पन्न होता है, जब कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। यही तो आपसे पूछ रखा है। क्या कर रहा है, किसी पिंड में दोलन होने पर लोग ध्वनि उत्पन्न होता है। किसी पिंड में दोलन होने पर, दोलन पर डिपेंड नहीं करता, लोगों से बात करने पर। यहाँ पर देखिए लोगों से बात करेंगे तब भी तो हमारा ध्वनि उत्पन्न होगा, लेकिन डिपेंड किस पर करता है ये थोड़ा। यहाँ पर देखिए वस्तुओं के कंपन होने पर, यहाँ पर हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो हमारे जीभ तलियों के बीच में क्या कंपन उत्पन्न हो रहा है। कंपन उत्पन्न होने के कारण ही हम और आप क्या बात कर पा रहे हैं। और तीसरा कह रहा है किसी वस्तु के गतिशील होने पर। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो क्या हम कह सकते हैं उसमें ध्वनि है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि उसमें क्या गति बस है और क्या उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा। हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि जहां पर कंपन होगा वहीं पर ध्वनि उत्पन्न होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन जो बन रहा है कौन सा, चौथा बन रहा है। ठीक, आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। जो आपका उत्तल दर्पण होता है वह कैसा होता है, पहले तो ये जान लीजिए। आपका उत्तल दर्पण जो होता है क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए तल में क्या कलई किया जाता है। जब हमारा दबा हुआ तल कलई होता है, और ये भी देख लीजिए कि आपका जो फोकस होगा वो किस तरफ होगा, इस साइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूछ क्या रखा है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। पहला कह रहा है शून्य, और दूसरा क्या कह रहा है ऋणात्मक, और चौथा कह रहा है धनात्मक, और चौथा क्या कह रहा है अनंत कह रहा है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा वह कौन सा हो सकता है, देखिए ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब, ठीक, ऋणात्मक कहने का मतलब यहाँ पर ऋणात्मक होगा। जो फोकस होगा आपका वो हमेशा ऋणात्मक में लिया जाएगा। किसका, उत्तल दर्पण का। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपका चिन्ह परपाटी होगा इस साइड क्या होता है, धनात्मक होता है, इस तरफ आपका ऋणात्मक होता है। ठीक, तो आपका जो फोकस बिंदु होगा वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, धनात्मक होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह किससे मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता की बात किया है, क्या ध्वनि की तीव्रता,
जो ध्वनि की तीव्रता होती है आपकी वह किससे मापी जाती है, ये पूछ रखा है। ध्वनि का वेग कहता तो हम कह सकते थे मीटर पर सेकेंड, ठीक, लेकिन बोल क्या रहा है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता हम किससे नापी जाती है, डेसिबल से। किससे, डेसिबल। तो आपका ऑप्शन देखिए कहीं पर दिख रहा है डेसिबल, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, डेसिबल। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल मापी जाती है। अभी हमने आपको ध्वनि की तीव्रता कहा, एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की चाल अगर हमको मापना हो तो क्या, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमें आपको पता है दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे समय होता है, कहने का मतलब दूरी आपका किलोमीटर में भी हो सकता है, ठीक, और समय आपका घंटा में भी हो सकता है, और मिनट में या सेकंड में भी हो सकता है, और मीटर में भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पूछ रखा है ध्वनि की चाल मापी जाती है, तो ध्वनि का चाल जो मापा जाता है वह मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा के में मापा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि की चाल मापी जाती है। पहला कह रहा है डेसिबल, दूसरा कह रहा है मीटर पर सेकंड, और तीसरा कह रहा है न्यूटन, और चौथा कह रहा है हर्ट्ज। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक होता है, ठीक। हर्ट्ज क्या है, आवृत्ति का मात्रक है, ठीक। और डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम किया जाता है। तो बच्चा आपका एक बी नंबर, क्या कह रहा है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऊर्जा ऐसी है जो धनात्मक है। पहला कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा कह रहा है गतिज ऊर्जा, और तीसरा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा, और चौथा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। देखिए यहाँ पर स्थैतिक, कभी आपने सुना स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा नहीं होता। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ही गलत है, स्थैतिज ऊर्जा होती है ना कि स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा नहीं होता, स्थैतिक का जो लगा है ये स्थैतिक नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा, और तीसरा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें से कौन सा ऊर्जा धनात्मक होगा, कौन सा ऊर्जा धनात्मक होगा। जो आपका गतिज ऊर्जा होता है वह क्या, धनात्मक ऊर्जा होती है। अब धनात्मक ऊर्जा कहने का मतलब ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, धनात्मक ऊर्जा क्यों है। धनात्मक ऊर्जा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी पिंड या कोई भी पिंड हो, अगर मान लीजिए कि स्थिर अवस्था में है तो उसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं कि उसमें धनात्मक ऊर्जा है। अगर धनात्मक ऊर्जा होता तो क्या वो उसमें गति होती, या तो वह अपने स्थान से थोड़ा बहुत इधर उधर होता, लेकिन वह स्थिति में है। उस कहने का मतलब उसमें जो ऊर्जा होगी वह शून्य होगा, तभी तो एक जगह है। तो गतिज ऊर्जा तभी होगा, कब, गतिज ऊर्जा तभी होगा जब उसमें धनात्मक ऊर्जा होगी, ठीक। तो इसमें जो आपका आंसर बन रहा है वह गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीलिया किससे संबंधित रोग है। पीलिया जो है आपका किससे संबंधित रोग है। पहला कह रहा है श्वसन से, और दूसरा कह रहा है गुर्दे से, और तीसरा कह रहा है अग्नाशय से, और चौथा कह रहा है यकृत से। यकृत को लीवर कहते हैं, ठीक। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ठीक है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, क्या, लीवर भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो पीलिया रोग होता है आपका वो किसे प्रभावित करता है, यही यकृत यानी लीवर को ही क्या प्रभावित करता है यह। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है। यहाँ पर चौथा नंबर देखिए आपका यकृत दिया है, तो आपका आंसर जो होगा चौथा नंबर ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। निम्न में किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर होती है। पहला कह रहा है श्वसन, और दूसरा कह रहा है परिसंचरण, और तीसरा कह रहा है उत्सर्जन, और चौथा कह रहा है पाचन। किसमें क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, यह पूछा है। तो आपका देखिए जो श्वसन हम और आप करते हैं इसमें देखिए ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। थोड़ा आपका श्वसन अगर हम लेते हैं श्वास को, क्या करते हैं, मान लीजिए कि जब हम श्वसन को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ठंडा रहता है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो क्या गर्म रहता है। जो CO2 हम छोड़ते हैं वो थोड़ा गर्म हो जाता है। कहने का मतलब यह ऊष्मीय ऊर्जा में क्या कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा, कौन, श्वसन, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है। पहला कह रहा है बढ़ता है, और दूसरा कह रहा है घटता है, और तीसरा कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, और चौथा कह रहा है शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सरल लोलक होता है, मान लीजिए कि यह आपका सरल लोलक है, अगर इस लोलक में क्या करा आयाम बढ़ाया जाता है। आयाम कब बढ़ता है, मान लीजिए कि यह सरल लोलक है, इसका मध्य बिंदु है सरल लोलक का, और यह जब इधर आता है, ठीक, क्या जो विस्थापन आपका होता है वही आपका क्या आयाम कहलाता है। क्या आयाम कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है आयाम बढ़ाया जाता है तो आवर्तकाल पर क्या आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए जो आयाम निर्भर करता है, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, हमें आपको पता है t बराबर 2 पाई रूट यल अपान जी। आवर्तकाल का फार्मूला ये होता है। तो आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है, क्या लोलक की लंबाई पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है, न कि आयाम पर। ठीक, तो जब आयाम पर यह डिपेंड नहीं करता तो क्या हो जाएगा आपका, जब आयाम पर यह डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब जो है आवर्तकाल इसमें क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो सकता है, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है। सर्वदाता मतलब जो सभी को अपना रक्त दे सकता हो, बगैर जांच के पता हो वह सर्वदाता हो। लेकिन वह सर्वदाता कौन से ग्रुप के ब्लड होते हैं। पहला कह रहा है ओ ग्रुप, और दूसरा कह रहा है ए बी, और चौथा कह रहा है बी, और तीसरा कह रहा है बी, और चौथा कह रहा है ए। तो इसमें कौन सा होगा, जो आपका सर्वदाता होता है वह ओ ग्रुप होता है। ओ ग्रुप का अगर रक्त मान लीजिए ब्लड है आपका, तो आप किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक, और सर्वग्राही जो होता है आपका ए बी होता है। ठीक, सर्वग्राही अगर मैं बात करूं, सर्वग्राही जो होता है मतलब क्या सभी का ब्लड ले सकता है, वह ए बी ब्लड ग्रुप का जो भी आदमी होगा वह सर्वग्राही होगा, मतलब वह किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है कि सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक, तो जो आपका सर्वदाता होता है वो ओ ग्रुप होता है। तो आपका देखिए आंसर पहला ही हो जाएगा, ओ ग्रुप दे रखा है। ठीक, अगर यहीं पर पूछ लेता सर्वग्राही कौन सा होगा तो ए बी कर देते आप। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में 200 बार गुजरता है तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी। यहाँ पर देखिए आवृत्ति पूछा है, तो हमें आपको पता है आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ये आपका फार्मूला होता है आवृत्ति का। मतलब क्या आवृत्ति जो होता है वह आवर्तकाल पर निर्भर करता है। किस पर, आवर्तकाल पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में 200 बार क्या कर रहा है, 200 बार गुजरता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर घुमा दिया है क्वेश्चन, 200 बार गुजरता है कहने का मतलब यह लोलक जो है ये क्या है आपका मध्य बिंदु है। यह जब मध्य बिंदु है आपका, यह कह रहा है, और ये क्या कर रहा है 200 बार गुजरता है। जब 200 बार एक साइक्लिक पूरा करने में क्या करता है गोलक, यह लोलक 2 बार चलता है। कहने का मतलब इस मान लीजिए कि इधर चला, फिर अगर यहाँ से फिर अगर यहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि जब एक यह 2 साइक्लिक पूरा करता है, मतलब 2 बार चलता है तो क्या करता है, एक दोलन पूरा करता है। 2 बार चलता है तो एक दोलन पूरा करता है। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि यह 200 बार चल चुका है। जब 200 बार चला है तो क्या हो जाएगा आपका, 200 बार चला है। जब 200 बार चला है तो क्या होगा, 200 बार चला है तो इसका मतलब यह 100 दोलन पूरा किया है। क्या, 100 दोलन। अब देखिए 100 दोलन पूरा करने में इसे कितना समय लग रहा है, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड लग रहा है। अगर हम कहें एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक दोलन पूरा करने में 100/100 दोलन। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वह कितना, 1 हर्ट्ज होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जो आपका दोलन आया, एक दोलन 1 हर्ट्ज के बराबर। हमें आपको पता है क्या आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ये जो आपका आया 1 हर्ट्ज आया, 1 हर्ट्ज आया। ठीक, जब 1 हर्ट्ज आया तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए डी बन रहा है। यहाँ पर क्या डी बन रहा है। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मस्तिष्क का भार होता है, जो आप हमारा और आपका मस्तिष्क होता है, इसका भार कितना, औसतन भार जो होता है आपका, ये तो सभी को पता है कितना होता है, 1300 ग्राम। तो आपका देखिए ना तो 1700 ना 1300 आपका दिया है, तो 1300 यहाँ पर देखिए 1300 कहा है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? पहला कर रहा है न्यूटन। न्यूटन तो भाई बल का मात्रक है भैया न्यूटन, ठीक। और दूसरा कर रहा है लैंडस्टीनर, और तीसरा क्या कर रहा है पास्कल, और चौथा क्या कर रहा है वाटसन। वाटसन साहब क्या किए थे, अभी हमने आपको बताया, वाटसन या थॉमसन ये क्या थे, ये वाटसन अलग वैज्ञानिक थे, ठीक, और थॉमसन अलग वैज्ञानिक थे। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है थॉमसन, वाटसन और थॉमसन में। तो यहाँ पर देखिए जो रक्त समूह की खोज किया था वो कौन से वैज्ञानिक थे, लैंडस्टीनर। कौन? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका बहुत बड़ा योगदान है क्या, ब्लड ग्रुप को खोजने में। नहीं तो हम और आप मान लीजिए कि किसी को ब्लड की ज़रूरत होती तो हम और आप ब्लड दे नहीं पाते। क्यों? मान लीजिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप दूसरा है, अगर उसे दूसरे ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए गए तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि क्या उसकी बॉडी दूसरा ब्लड ग्रुप सहन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए वो ब्लड ग्रुप का हो तो भाई चल जाएगा, उसे कोई भी ब्लड ग्रुप आप चढ़ा दीजिए वो काम कर जाएगा, क्योंकि क्या वो ब्लड ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता होता है, सॉरी यहाँ पर सर्वग्राही, जिसे ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो क्या करेगा, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, लेकिन दे क्या सकते, अगर वो ब्लड ग्रुप है जिसे, वो किसी को भी दे सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक ऊर्जा प्रदान नहीं करता। निम्न में कौन एक ऊर्जा प्रदान नहीं करता? पहला कह रहा है वसा, और दूसरा कह रहा है प्रोटीन, और तीसरा कह रहा है विटामिन, और चौथा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। देखिए आपका वसा जो होता है ये भी क्या आपका ऊर्जा देता है, ठीक। और दूसरा कह रहा है प्रोटीन। प्रोटीन अगर हम और आप खाएंगे तो क्या हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा? यहाँ पर देखिए विटामिन, और चौथा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है, हमको ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन विटामिन एक ऐसा क्या है, विटामिन एक ऐसा चीज है जो हमें और आपको ऊर्जा नहीं देता, लेकिन क्या विटामिन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। क्या करता है, वह रोग से बचाने का काम हम क्या करता है विटामिन, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन डी की कमी से क्या हो जाते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक। यह कहिए कि हड्डियां जो होती हैं हमारी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि बचपन में अगर आप छोटे हैं उस समय आप विटामिन डी का अच्छा स्रोत तो आपको पता है सूर्य की प्रकाश है। अगर आप सही ढंग से नहीं ले रहे हैं विटामिन डी, मान लीजिए कि कमरे में ही है, तो आपकी हड्डियां जो है पतली भी हो सकती हैं या टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी से ऐसा रोग हो जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए आपका आंसर जो होगा वह विटामिन हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अगर आप अभी क्लास में जुड़ रहे हैं तो क्लास को क्या लाइक कर दीजिए, अगर शेयर ना किए हो तो शेयर कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके हमारे क्लास की जो नोटिफिकेशन है वह बराबर आपको मिलता रहे। कह रहा है चौथा, एथेनॉल की एक एकड़ में कितने हाइड्रोजन होते हैं। एथेनॉल की एक कण में, यहाँ पर देखिए एथेनॉल की एक कण में कितने हाइड्रोजन होते हैं ये पूछ रखा है। एथेनॉल की एक कण में कितने हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है C2H5OH। ये क्या होता है आपका एथेनॉल का क्या फार्मूला है, यही इसी एक अणु में पूछ रहा है, या एक कण में क्या पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो बस इसमें हाइड्रोजन की संख्या आप गिन लीजिए, यही हो गया आपका 5 1 6, मतलब इसमें 6 हाइड्रोजन आपके शामिल हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर हो सकता है वो कौन सा होगा, 6 नंबर जिसमें दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन आपके मौजूद होते हैं, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। जब हम और आप प्याज काटते हैं तो प्याज में से क्या सल्फर निकलता है। सल्फर निकलने के कारण क्या हमारे आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कारण अमोनिया के कारण, क्या अमोनिया के कारण हमारे आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। दूसरा कारण है सल्फर के कारण, और तीसरा कारण है हाइड्रोजन के कारण, और चौथा कारण है ऑक्सीजन के कारण। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा वह कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा सल्फर, ठीक। सल्फर के कारण क्या हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और यही सल्फर
और किस में पाया जाता है, आपके लहसुन में भी यही सल्फर पाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कह सकता था कि प्याज में कौन सा क्या पाया जाता है, तो सल्फर। अगर यहीं पर पूछे जाता लहसुन में क्या पाया जाता है, तो फिर भी क्या होता है, सल्फर होता है। प्याज और लहसुन में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके सल्फर होते हैं। तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन का जो क्लास था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे और आप अपना प्रैक्टिस सेट करते रहें। ठीक, तो इसी के साथ आप मिलते हैं अगले क्लास में।